नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ माजिद। आप देख रहे हैं द न्यूज़ ग्राफ। जैसे आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, ये कोई इजराइल का या गाज़ा का कोई स्थान नहीं है जहां पर कोई बमबारी हुई हो। ये एक आपकी राजधानी यानी कि दिल्ली के एक मकान को गाज़ा बना दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि एक शख्स हैं वकील हसन, जिन्होंने कि उत्तरकाशी में एक टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को यानी कि 41 घरों के चिराग को जिंदा रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उनको बचाया था। तो उसी के घर को तहस नहस कर दिया गया है। और ये दिल्ली के खजूरी खास में हम खड़े हैं, तो उन्हीं का ये दिल्ली में घर है जो 28 फरवरी को डीडीए ने तोड़ा के एक अनऑथराइज जगह पर बना हुआ है। जैसे मैंने आपको दिखाया उनके घर की हालत, जैसे ये है। ये एक रास्ता हुआ करता था पहले रोड पर जाने के लिए, यहाँ पे दरवाज़ा था। और ये आप दीवार देख रहे होंगे, दीवार के उधर की साइड में ब्लू कलर की आपको तिरपाल दिख रही होगी, जिसके नीचे वो वकील हसन जी जीवन यापन कर रहे हैं। ये दीवार कोई पुश्तैनी दीवार नहीं है। हमारी डीडीए की फास्ट सर्विस इतनी है कि 2 घंटे की कार्रवाई में उन्होंने दीवार भी खड़ी कर दी और पूरी कार्रवाई कर दी, जबकि मेरे देश में किसी भी काम को करने के लिए अरसों और बरसों लग जाते हैं। और आज जो है हमारी न्यूज़ ग्राफ की टीम यहाँ पर पहुँची है। हम वकील हसन जी से, उनके परिवार से बात करेंगे कि वो किस लिए धरना कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल था, क्या उनके साथ बर्तावा हुआ, वो सब चीज़ों को हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। जी, मेरा नाम वकील हसन रंगरेज़ है और ये खजूरी खास की श्री राम कॉलोनी है जी। और आप यहाँ पे धरने पर क्यों बैठे हैं? जैसे घर से बाहर में देख पा रहे हैं सारा सामान वगैरह सब रख रखा है। जनाब, मैं आपको ध्यान होगा, अब से 3 महीने पहले सिलक्यारा में एक रेस्क्यू हुआ था, जिसमें 41 उत्तरकाशी में। हाँ, उत्तरकाशी सिलक्यारा। तो वहाँ एक रेस्क्यू हुआ था जिसमें 41 लोग सकुशल बाहर निकल के आए थे और वो फंस गए थे, जो टनल में फंस गए थे। उसे मैंने और हमारी टीम ने बड़ी सफलतापूर्वक अंजाम दिया था और इसकी चर्चा पूरे देश विदेश सब जगह हुई थी। और हमारे भारत देश की जो साख दांव पे लगी हुई थी उसको भी बड़ी मतलब अच्छे तरीके से हमने बचाया था। लेकिन आज 3 महीने बाद ही मैं वही वकील हसन हूँ जिसे रेड मायर के नाम से जाना जाता है जी। वही वकील हसन हूँ जिसका उसके इनाम स्वरूप मेरा घर तोड़ दिया गया। और इसकी वजह से मैं यहाँ रोड पे आपके सामने फुटपाथ पे बैठा हूँ अपने बच्चों के साथ। यहीं मैं दिन और यहीं रात काट रहा हूँ। बरसात भी निकल गई और कई दिन और सर्दियाँ और हवाएं भी निकल गई, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ धरने पे। अच्छा, ये आपका जो घर तोड़ा गया मतलब कितने दिन हो गए घर तोड़े गए? जी, ये 28 तारीख को तोड़ा गया है। 28 फरवरी को? जी, 28 फरवरी को तोड़ा गया है, जब मैं भी यहाँ नहीं था और मेरी बीवी भी यहाँ नहीं थी। मेरी बीवी अपने घर अपने पियर मतलब गई हुई थी और मैं गांव से कहीं बाहर था। हमारे पीछे से डीडीए वाले और पुलिस अधिकारी चोरी की तरह आए और मेरे घर पे आके धावा बोल दिया। नाम शबाना हसन है, मैं वकील हसन की वाइफ हूँ। तो उन्होंने पहले कोई नोटिस दिया था आपको, कुछ बताया कि हाँ जी आपका घर ऐसी जगह बना हुआ है? मैंने उनसे इस चीज़ की डिमांड की थी। मैंने कहा था भाई सरकारी कार्य है, जब तुम्हारे कहे अनुसार ये अनऑथराइज है तो आपके पास नोटिस तो होगा। मकान तोड़ने करने से पहले एक नोटिस दिया जाता है। नोटिस होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं डीडीए हूँ, हम डीडीए हैं, डीडीए नोटिस नहीं देता, नोटिस एमसीडी देता है और ये हमारी ज़मीन है, हम जहाँ चाहें वहाँ अपनी ज़मीन को जब भी चाहें काबिज कर सकते हैं। डीडीए नोटिस नहीं देता। डीडीए नोटिस नहीं देता, डीडीए तानाशाही करता है। अच्छा, तो ये अभी आपकी सरकार से क्या डिमांड है, मतलब क्या सपोर्ट? अभी सरकार से हमारी ये डिमांड है, सरकार कह रही है कि हमें ये पता नहीं था, डीडीए का भी कहना है, पुलिस वालों को भी कहना है कि हमें ये नहीं पता था ये रेड माइनर्स का घर है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, उन्हें बताया गया था कि ये रेड माइनर्स का घर है। खुद इन्होंने बताया था वकील हसन ने कि मैं रेड माइनर्स हूँ, ऐसे से बात है। मगर उन्होंने वो कहते हैं ना, वो एक जल्लाद बन के आए थे। जैसे किस तरह का बर्तावा था बच्चों के साथ? उनका इतना बुरे तरीके से बर्तावा था। उनकी क्लिप है हमारे पास बाकायदा। उन्होंने दरवाजे को उससे गेती से और वो होती है खांती सी उससे और हथौड़े से, घन हथौड़े से उन्होंने गेट तोड़ा। बच्चे बचाव के लिए दरवाजे से लगे हुए थे और तोड़ने के बाद में मेरे बेटे को कुत्ते की तरह पीटते हुए सीट के अंदर से लेके आए, यहाँ रोड पर लाकर भी मारा। मेरी बेटी को अंदर लेडीज़ पुलिस जो थी, जितना प्रशासन था ना, ये पुलिस वाला सारा विदाउट ड्रेस था, नॉर्मल सिविल कपड़ों में था। तो पड़ोसियों ने सोचा नॉर्मली वैसे ही कोई अड़ोसी पड़ोसी हैं, लेडीज़ पुलिस थी उनमें साथ में। वे लड़की को अंदर जाके पहले मारा, मारने के बाद में फिर अंदर से खींचते हुए ले गए। सर पर आप समझ सकते हो, बच्ची बड़ी हो रही है, सर पे दुपट्टा भी नहीं था बेटी के, नंगे सिर खींच के। महिला पुलिस साथ में थी? महिलाओं ने ही तो ये काम किया। अच्छा। और इसके पहले अंदर खूब मारा, इसकी सांस अटकने लगी थी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वकील हसन जी उनकी पत्नी से बात कराई, तो अभी उनकी बेटी मेरे साथ में है, उनसे बात करेंगे। तो पहले आप अपना नाम बता दीजिए। अलीज़ा हसन। अलीज़ा हसन जी। अच्छा, उस दिन आप यहाँ पर थे जिस दिन ये कार्रवाई हुई सर? जी, यहीं थी। आप घर पर थे, तो किस तरीके से लोगों ने क्या बर्ताव किया?
मैं कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलती जब कोई और होते हैं तो, और वो तो बहुत सारे थे। तो मैंने उनको बताया कि पापा जी अभी घर पर नहीं है, घर पे कोई भी नहीं है, भाई अभी सो रहे हैं, आप बाद में आ जाना। कहने लगे नहीं तो दरवाज़ा खोलो, हम बाहर नहीं खड़े हो सकते, बाहर निकलो। मैंने कहा आप ऐसे कैसे कर रहे हो? कहने लगे कि हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। मैंने कहा आप दरवाज़ा नहीं तोड़ सकते। कहने लगे हम तोड़ देंगे, और उन्होंने तोड़ना भी स्टार्ट कर दिया दरवाज़ा। तो मैंने पापा जी को अपने कॉल करके उनको बताया, उनको जल्दी आने के लिए कहा। वे घबरा गए, दरवाज़ा उन्होंने तोड़ दिया, और तोड़ते ही उन्होंने मेरे भैया के बहुत मारा, उनको बहुत मारा, बाहर भी ला के उनको मारा। और लेडीज़ पुलिस ने मुझे अंदर मारा था, और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी अंदर। मेरी सांस रुक चुकी थी, और उन्होंने मुझे बाहर खींच के लेकर गए वे। मैंने उनसे कहा कि मुझे दुपट्टा तोड़ने दो, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी एक नहीं सुनी उन्होंने मेरी। पापा को बहुत गलत तरीके से धक्का दे के जेब में बिठाकर लॉकअप में बंद कर दिया। आपके साथ भी मारपीट की? मैं साथ में मारपीट करी। पहले उन्होंने फिर गेट तोड़ा, घन बजाए, गेट पे ताला तोड़ दिया। मैंने कुंडी पकड़ रखी थी, उसके पास ये तोड़े बजाते मेरे हाथ के पास ही। अरे खुदा ना खास्ता मेरा हाथ में लग जाता। था साथ में वो सिविल वर्दी में था या प्रॉपर वर्दी में थे पुलिस वाले? वो सिविल दो चार थे, एक दो थे जो वर्दी में थे, बाकी तो विदाउट यूनिफॉर्म थे। और जो वर्दी में थे ना, उन्होंने ऊपर से रेड जैकेट डाल रखी थी ताकि पता ना चले। अच्छा, जैसे आपका ये घर है, मैं पीछे देख पा रहा हूँ, दीवार हुई है, दीवार किसने की फिर? ये सब डीडी ने 2 घंटे के अंतराल में मेरा घर तोड़ के सामने दीवार भी खड़ी कर दी है। ये डीडी ने दीवार की है ये वाली, ये मैंने नहीं की है। तो ये घर आपका बराबर में भी घर है, इधर भी घर है, बाकायदा पूरी कॉलोनी है, तो फिर आपके घर मतलब कैसे के अपनी ज़मीन पर था या गवर्नमेंट की ज़मीन पर था, क्या मतलब किस तरीके से किया? जनाब ये मकान मैंने 2012 में लिया था, और 33.5 लाख रुपए का लिया था। मुझे तो ध्यान भी 33.5 से ज़्यादा का लिया था। और वो पैसे मैंने किस तरह के, मैंने अपनी ज़मीन बेची जो इधर उधर थी, और अपनी बीवी के जेवर बेचे, और रिश्तेदारों से कर्जा लिया जिसका 12 लाख रुपए मेरे पे आज ही बकाया है। मैंने इसके पेपर भी मेरे पास में है, पानी का बिल भी आता है, और आपका बिजली का मीटर भी बिजली का बिल भी मेरे पास में है, और बच्चों की आईडी, मेरी आईडी, जो कि एक मतलब एक रेजिडेंशियल जगह के लिए होता है, वो सब मेरे पास है। और रही बात इस कॉलोनी की और उसकी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये कॉलोनी 1991 में अनऑथराइज कॉलोनियों में 741 नंबर पे थी। लेकिन आज 1971, जैसा आज 2024 में 1971 कॉलोनी जो रेगुलराइज्ड है उसमें 614 नंबर पे है। तो इसे तो तोड़ने का वैसे भी कोई डीडीए वाले का हक नहीं बनता, क्योंकि एक रेगुलराइज कॉलोनी है। जैसे आप बता रहे हो कि रेगुलाइज कॉलोनी है, और उसके बावजूद भी इसको तोड़ दिया गया। कॉलोनी चलो अगर मतलब अनऑथराइज होगी तो पूरी कॉलोनी होगी, केवल एक मकान तो होगा ही नहीं। वो भी एक मकान साइड में है, इधर भी है, इधर भी है, पीछे भी है, सब जगह होने के बाद आपके मकान पर या तो फिर आपको ये इनाम दिया गया जो आपने सरकार के लिए एक सेवा का काम किया। आपने बहुत ही बारीक पॉइंट पकड़ा है कि ऑथोराइज्ड अनऑथराइज्ड अगर कॉलोनी है तो सारी होनी चाहिए। अकेला मेरा प्लॉट ही क्यों? क्योंकि मेरे आजू बाजू दोनों तरफ मकान बने हुए, मेरे सामने मकान बने हुए, मेरे पीछे की तरफ बिल्कुल प्लॉट के पीछे की तरफ डीडी ने अपनी हदबंदी मतलब दीवार की हुई है, उसे फेसिंग की हुई है। अकेला मेरा प्लॉट ही टारगेटेड है। वो टारगेट यूँ है, जब 2016 में मैं छोटे स्तर के अधिकारियों को पैसे नहीं दे पाया तो उन्होंने आगे कंप्लेंट लग के मेरे प्लॉट को तोड़वा दिया। जिसके बाद मैंने डीडी अधिकारियों से मिल के हाथ पैर जोड़ के उन्हें पैसे दे के मैंने अपना मकान बना लिया। लेकिन उसके बाद डीडी वालों के ऐसा लगता है उनके मुँह खून लग गया, क्योंकि हर साल इनका स्टाफ चेंज हो जाता है। मैंने 8 लाख रुपए देने के बाद मैंने और गोयल जी ने, अशोक गोयल जी ये मेरे बराबर में, उन्होंने भी उसी वक्त मकान बना रहे थे। हमने मकान 8 लाख रुपए देने के बाद अपना मकान बना लिया था। लेकिन उसके बाद भी साल दर साल ये लोग मेरे से पैसे की डिमांड करते रहे, लेकिन काम ना होने की वजह से और आपका ये क्या बोलते हैं ये लॉकडाउन होने की वजह से मतलब सभी चीज़ें कुछ ऐसी बन गई, मैंने पैसे नहीं दे पाया। और सबसे बड़ी वजह यही रही, भ्रष्टाचार इन लोगों की नसों में इतना घुस चुका है कि इनकी तनख्वाह इतने होने के बावजूद इनका पेट नहीं भरता है। और हम लोग रोज़ जद्दोजहद करते हैं, ये सोचते हैं इन लोगों की खाल उतार लें और जो भी इनके पास है सब छीन ले। ये हमसे पैसे की डिमांड करते हैं और यही हुआ, साल दर साल ये मुझसे डिमांड करते रहे, मेरे से पैसों का इंतज़ाम हो नहीं पाया और इन्होंने यहाँ डेमोलिशन लगा दिया हम लोगों की गैर मौजूदगी में। जिसमें मैं बताना चाहूँगा पुलिस प्रशासन ने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया है जो किसी क्रिमिनल के साथ भी नहीं किया जाता। मेरे नाबालिग बच्चों को मारा पीटा गया, उन्हें गाली दी गई, उन्हें धक्का मुक्की देकर जीप में बैठाया गया। ये बहुत बड़ा एक
मतलब मैंने इतना बड़ा काम किया, इतना सम्मान का काम किया, उसके लिए एक बहुत बड़े झटके की बात है। जैसे आपने कहा एक सम्मान का काम किया, ये आप नहीं पूरा देश जानता है कि आपने जो है कहीं ना कहीं देश की नाक बचाई इंटरनेशनल लेवल पर, और जो है उत्तरकाशी के टनल से 41 लोगों को जिंदा बचाने के उसमें आप काम में मौजूद थे टीम के साथ। तो वहाँ पर जैसे उसको एक महोत्सव की तरह हमने सेलिब्रेट किया कि हाँ भाई कहीं ना कहीं हमने एक सफलता पाई उत्तरकाशी में। तो वहाँ पे लोगों से मुलाकात हुई थी आपकी, आपको भी सम्मानित किया, तो क्या उन लोगों से अब बात हुई आपकी कि सर ऐसे मेरे साथ एक जाति हुई है, सब चीज़ें हो रही हैं, तो किसी ने कुछ सपोर्ट किया अभी तक? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? जो आपका जो टनल में जो वहाँ पे जो सम्मानित किया गया था आपको, तो उस वहाँ पे जैसे कोई अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई उस टाइम पे, तो अब आपने उनसे किसी से बात की, सर आपने मैंने देश की नाक को बचाया, देश की इज्जत को बचाया, लेकिन अब मेरी इज्जत पे आ रही है, मेरे परिवार की इज्जत पे आ रही है, तो किसी ने सपोर्ट किया इस चीज़ को लेकर? नहीं, वे इस चीज़ को लेके बिल्कुल असमर्थ हैं, क्योंकि वे कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये हमारे दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार के अंतर्गत या दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। तो यहाँ दिल्ली सरकार काम कर सकती है, केंद्र सरकार काम कर सकती है, उनका कोई मतलब नहीं यहाँ पर काम करने का। तो मैंने सभी लोगों से इस चीज़ की गुहार लगाई है, और सभी लोग ख़ासतौर से मैं मीडिया वालों को ख़ासतौर से जो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और जहाँ भी जो भी चैनल्स है या नेशनल चैनल पर, उन लोगों मीडिया ने मेरी आवाज़ बहुत बड़े स्तर पर उठाई। मैं उन लोगों का बहुत अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने यानी कि जो बर्तावा या फिर एक तरीके का माहौल एक अपराधी के साथ किया जाता है, वो आपके साथ किया जाता है? उससे भी ज़्यादा खतरनाक समझूंगी मैं। इस घर की तरफ को तो सही मायने में किसी की नज़र भी नहीं उठनी चाहिए थी, क्योंकि ये वो घर था जिसने 41 घर नहीं बसाए थे। बहुत लोग 41 बंदों के साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए। 41 घर के लोगों के जान बचाने के साथ साथ कहीं ना कहीं देश की एक इज्जत बचाई थी, जो कि हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं फेल हो गई थी। इज्जत बचाई थी, ये तो सरकार को खुद न सोचना चाहिए। अगर सपोज़ खुदा ना खास्ता 41 आदमी में से 2 भी मर जाते तो सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाता। और वहाँ 41 बंदों को, जो बड़ी बड़ी मशीन, बड़े बड़े टेक्निकल लोग, बड़े बड़े इंजीनियर जो बाहर विदेश से आए हुए थे, वो नहीं कुछ कर पाए। यहाँ के जो नॉर्मल आम आदमी है, उन्होंने हाथ से खोद के निकाल दिया उन लोगों को। तो उनसे बड़ा हीरो कौन हो सकता है? अरे हीरो तो हैं, वो तो नाम के हीरो होते हैं, जो फिल्म बनाते हैं, शाहरुख खान हो गया, सलमान है, वो हीरो हैं, नाम है उनका, मगर वो कैसी एक्टिंग करते हैं? इनके तो रियल एक्टिंग है, ये तो रियल हीरो थे। तो रियल हीरो को तो सम्मान, खाली सम्मान दे कर सम्मान के साथ में हवालात भी दे दी। अच्छा, तो अभी जैसे कि यहाँ पे प्रशासन है, अधिकारी हैं, या फिर कोई नेता है, विधायक है, सांसद है, किसी से बात हुई इस चीज़ को लेकर? सांसद जी से बात हुई है, कल सांसद जी आए थे, तो ये सब हाईलाइट हो रहा है, तो इस वजह से सांसद जी आए थे, बातचीत हुई। उन्होंने खुद देखा बाकायदा, यहाँ की काफ़ी देखभाल देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये प्लॉट तो पीछे डीडीए की प्रॉपर्टी में कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा है। हाँ, उनका का कोई अगर कोई जगह भी होगी तो ऐसे तो है नहीं कि एक कोना है क्या इधर का, कुछ होगी तो सीधी ही होगी। हाँ, उनका पीछे प्लॉट है, डीडीए का पीछे ज़मीन है, उन्होंने अपनी ज़मीन बाकायदा घेर रखी है। बाकायदा हमारे घर के पीछे उनकी दीवार है, खुद की जो तारों वाली दीवार होती है। तो सांसद जी ने कहा इसमें प्लॉट का कोई दखल अंदाज नहीं है और ये तो गलत है, और अगर अनऑथराइज हैं तो फिर तो पूरी पट्टी है। एक वकील हसन का ही घर क्यों है भाई? जब कुछ अगर हम किराए पे भी रहते हैं ना, कहने में तो ये आ जाता है कि जो किराएदार अगर 12 साल से 15 साल से ऊपर हो जाए उसे रहते हैं, तो वो प्रॉपर्टी भी उसकी कहलाई जाती है। ये तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी थी, बाकायदा हमने इसकी रजिस्ट्री पक्की नहीं है। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं 12 साल से इस घर में रह रही हूँ, और उससे पहले ये किराए पे था, मतलब जैसे भुसकी टाल थी इसमें। तो 12 साल से तो मैं ही रह रही हूँ, सन 2013 से। तो जिसके कागज़ हमने खुद बाकायदा हमने एक खरीदा है, खरीदने के बाद इसके कागज़ बनवाए हैं, सभी कुछ है, तो ये कैसे काबिज हो गया, कैसे अनऑथराइज हो गया? अच्छा, जैसे कि अभी आप रोड पर बैठे हैं, आपका सारा सामान तितर बितर होया पड़ा है, तो वो सब चीज़ें हैं, तो मेरे को ये बताइए कि किस तरीके से गुजर बसर चल रहा है यहाँ अपना, मतलब कैसे खाना बनाना इतनी ख़राब मौसम में, मतलब इस तरीके से अपना गुजर बसर करना? खाना कहाँ बनाएंगे हम? तो यहाँ एक गिलास पानी भी गर्म नहीं कर सकते। आधा सामान तो मेरा उन्होंने सामान निकालने तक की नौबत वो नहीं दी उन लोगों ने, मोहलत। आधा सामान मेरा अंदर ही दबा हुआ है, आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, बहुत सारा सामान है। और कुछ सामान हमारा रिश्तेदार पड़ोसी ने निकाल देता। रही खाने पीने की बात, हमारे रिश्तेदार है, जैसे हमारी नंद है, उनकी लड़की है, एक मेरी बहन है, तो इस तरीके से किसी के यहाँ से चाय आ जाती है, किसी के यहाँ से खाना आ जाता है। अच्छा, अभी पापा जी से बात हुई थी, पापा जी बता रहे थे कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप ही पढ़ाते हैं? जी। अच्छा, तो कौन सी मतलब क्लास में हैं अभी आप खुद भी पढ़ रहे हैं? जी, मैं भी 10th क्लास में हूँ। अच्छा अच्छा,
तो यहाँ पे आपके पास छोटे बच्चे आते होंगे जो मतलब बस्ती के गरीब तबके के बच्चे होंगे। जी जी बिल्कुल वही बच्चे आते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आपका बोर्ड का इस बार एग्ज़ाम था, तो उसके बारे में क्या हुआ, मतलब कैसे करेंगे? जैसे घर टूटने के बाद में सब कुछ टूट गया और अंदर काफ़ी चीज़ें दब गई, तो मेरे रिजल्ट्स, कॉपी, बुक्स वगैरह जो भी सब कुछ, एडमिट कार्ड था, वो सब अंदर ही टूट गया। और मेरा फ़ोन भी, जो फ़ोन जिससे आप स्टडी क्लास से जो अटैच था वो टूट गया। उसकी वजह से अब मैं एग्ज़ाम भी नहीं देने जा पाई। पुलिस वाले परिवार आपका भी धरने पर है, तो क्या मांग है सरकार से? मांग जो पहले थी वही है सर, क्या नाम, हमें हमारा मकान चाहिए। हमारा हर चिड़िया का घोंसला होता है, हर किसी जानवर का अपना घर घोंसला कहते हैं, सुरंग कहते हैं, या पेड़ के कुछ ही, मतलब कुछ रहने के लिए जो स्थान बनाया गया है, जो स्थान है सब कुछ वही हमें चाहिए। हमारा सरकार से कुछ डिमांड नहीं है, बस जो हमारा है जैसा था वैसे बनवा दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वकील हसन जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पर, और किस तरीके से मतलब उनके साथ बर्ताव हुआ, क्या क्या सारी कार्रवाई, वो सब बातें बताई। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे, आप ये वाला फ़ोटो देख पा रहे होंगे, ये वही फ़ोटो है जिस टाइम पे कि इन्होंने 41 बंदों को बचाकर वहाँ उत्तरकाशी के टनल में सम्मानित किया गया, बड़े बड़े गोल्ड मेडल दिए गए इनको। उसके बाद ये इनकी फैमिली आपको दिख रही होगी। ये उत्तरकाशी की पूरी टीम है, जहाँ पर इस टीम ने, रेड माइनर जो टीम थी उसने काम किया वहाँ पर टनल में, किस तरीके से उन्होंने जो है देश का सहयोग किया, देश की एक इज्जत बचाई। तो वो सब चीज़ें हैं। तो जैसे कि हम आपको नई नई खबरें दिखाते रहते हैं ग्राउंड रिपोर्ट से, और मैं हूँ आपके साथ माजिद, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ग्राफ, कैमरामैन रिया चतुर्वेदी के साथ।